back to Career Planet. Today we are going to discuss some MCQs based on D and F block elements. तो start करते हैं बच्चों, फटाफट आपको questions करने हैं. 10 questions we have. So question number 1, transition metals. Transition metals despite high E0 oxidation are poor reducing agents. The incorrect reason is. तो बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स का E0 वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होते हुए भी ये बहुत खराब रिड्यूसिंग एजेंट है. अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना मतलब समझे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी ये फटाफट इलेक्ट्रॉन छोड़ देते. तो भाई अगर ये फटाफट इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तभी तो दूसरे का रिडक्शन करेंगे. सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा तभी तो सामने वाले का रिडक्शन होगा, और सामने वाले को रिड्यूस करोगे तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट माने जाओगे. तो हम कहेंगे बातें तो ठीक है, तो अगर इनका E0 वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हाई है तो इनको बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. दे आर नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इवन दे आर वेरी बैड रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों? तो देखो हम कहेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, ये बहुत खराब रिड्यूसिंग एजेंट है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं पा रहे भले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है. तो इसकी 3 वजह है. एक तो हम कहेंगे भाई सिर्फ इसी से तो हम नहीं दिखा सकते कि आराम से इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा. इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई एनर्जी क्या होती है, तो हम कहेंगे आईपी. तो एक तो इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है. दूसरा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, दे ऑल आर कंसिडर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही हम बताएंगे. तो बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में एक फैक्टर और काम करता है और वो होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो हम कहेंगे एक तो इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, आईपी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ना, ट्रांजिशन मेटल का हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा होता है. तो हम कहेंगे ये 3 रीज़न है, इस चक्कर में ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन पाते है ना, इवन दे आर बैड रिड्यूसिंग एजेंट. अब कौन सा स्टेटमेंट इसको मैच नहीं कर रहा है, तो ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग नेचर. अब मुझे बताओ ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनका इन सब वजह से, इन सब बातों से क्या लेना देना, कोई भी लेना देना नहीं. सो इनकरेक्ट रीजन विल बी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग नेचर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 5.9. तो बच्चों आपको 4 आयन दे रखे और ये कह रहा है जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है, म्यू का जो वैल्यू है दैट इज 5.9. अब मुझे बताओ म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे म्यू इक्वल्स टू √n+2. और n क्या होता है बच्चों, तो हम कहेंगे भाई n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब मुझे बताओ n की वैल्यू क्या रखोगे कि म्यू 5.9 आएगा. तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि अगर तुम n की वैल्यू 5 रख लेते हो है ना, अगर n की वैल्यू 5 रखोगे ठीक है, तो क्या होगा, आंसर जो है वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग बट नियर टू 6. तो अब तुम चेक कर लो, अगर मैंने 5 वैल्यू रख दिया तो मेरे पास आ गया √35. तो बच्चों 36 का रूट तो 6 होता है, तो 35 का रूट क्या होगा, लेस देन 6 है ना, तो 6 से कम होगा बट नियर अबाउट 6, तो 5 पॉइंट समथिंग. ठीक है, तो हम कहेंगे 5.9 मतलब ये तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू 5 हो. ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया n इक्वल्स टू 5. अब तुम्हें सिर्फ ये पता लगाना है कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे. तो चेक करो, अगर मैं कहूँ कॉपर +2 तो बच्चों कॉपर +2 तो 3d9 होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 मिलेगा. निकल +2 तो ये तो 3d8 होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें कितने मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे है ना, 5 6 7 8 2 मिलेंगे. Fe+3 तो Fe+3 आपका शायद 3d5 होता है ना, और Fe+2 तो ये आपका 3d6 होता है. तो अब मुझे बताओ Fe+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे, 5, और आपको म्यू 5.9 लाना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए 5. सो करेक्ट आंसर हियर विल बी Fe+3. सो आंसर हो गया आपका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एनोमोलस यानी कि एबनॉर्मल. ठीक है, एनोमोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 3D सीरीज आर ऑफ.
अब 3D सीरीज मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम सिखाया था मैंने पिछले MCQ सेशन में, आपको 3D याद होना चाहिए। SCTV कार में फेकोनी कुंजी, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये 3D ट्रांजिशन सीरीज है। नाउ दिस इज एटॉमिक नंबर 21 और ये एंड होता है बच्चों एटॉमिक नंबर 30। तो 21 से स्टार्ट हुआ, 30th पे खत्म हुआ। अब अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा आर्गन 4s2 3d1, यहाँ पे 3d2 3d3, एक्सेप्शन मिलेगा क्रोमियम। बच्चों एटॉमिक नंबर 24 है तो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर्गन 4s2 3d4, बट ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5, हाफ बाउ रूल को फॉलो नहीं करेगा हाफ फिल्ड के चक्कर में। सिमिलरली यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था, 4s2 3d5 3d6 3d7 3d8, अगेन एक्सेप्शन इज कॉपर। होना तो चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9, बट फुलफिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की वजह से कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10। तो बच्चों क्रोमियम एंड कॉपर, these are two abnormal electronic configuration, so correct answer here will be chromium and copper. Now next question आपके पास है, which of the following are D block, which of the following are D block elements but not regarded as transition elements। अब आपको ये देखना है कि भाई डी ब्लॉक का तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या था, पहले तो ये सीखे हम कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब दोज एलिमेंट्स और देयर आयंस विच हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट n-1 डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी में पहले s भरता है उसके बाद पिछला डी भरता है। तो अगर किनके पास, है ना, वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल है वाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, अब चाहे बच्चों वो एलिमेंट है या आयन है ना, मतलब न्यूट्रल एटम है उसका या आयन है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए तो ट्रांजिशन बोलेंगे, अदरवाइज हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब आपने पढ़ा होगा ग्रुप 12, मेंडलीव के अकॉर्डिंग बोले तो सेकंड बी यानी कि जिंक कैडमियम मरकरी। अब बच्चों जिंक में कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2, कैडमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s2 और मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन है 5d10 6s2। तो हम कहेंगे यहाँ तो हमें d10 नजर आ रहा है। अब जिंक का जो आयन है वो एक ही है जिंक +2, तब भी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 3d10। कैडमियम का आयन आपको मिलेगा कैडमियम +2, तब भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4d10। और मरकरी +2 के अंदर तो हम कहेंगे मरकरी हाईएस्ट +2 ही दिखाएगा तो हम कहेंगे 5d10। तो नीदर जिंक कैडमियम मरकरी नॉर देयर आयंस हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो भाई डी खाली नहीं है तो ट्रांजिशन नहीं बोले जाएंगे। तो हम कहेंगे कौन से एलिमेंट्स डी ब्लॉक से तो बिलोंग करते हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों जिंक कैडमियम मरकरी, ऑप्शन 2। नाउ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इज ब्लू कलर, ठीक है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इज ब्लू कलर बिकॉज, तो आपको पता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O ब्लू वाइट्रियोल है ना, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं ब्लू वाइट्रियोल। अब ये ब्लू कलर का तो होता ही है, अगर साथ में वाटर है तो ब्लू कलर का है, पानी नहीं होता एनहाइड्रस होता है तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है तो कलर लेस होता है, वाइट होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ये ब्लू कलर का है, एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है ना। इक्वेशन आपको IIT में भी पूछा जा चुका है एक बार कि ब्लू वाइट्रियोल में कॉम्प्लेक्स बनता कौन सा है, तो इस तरह से
CuH2O होल 4 SO4 एंड 1 वाटर इज क्रिस्टलाइजेशन वाटर। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये। तो हम कहेंगे भाई अगर इसमें 4 लिगेंड्स है और अगर ये कॉम्प्लेक्स है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर तो होना चाहिए। अब आपने सीखा था कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स है तो हमने पढ़ा था d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है। अब d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन T2g से Eg में जंप करेगा। अब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जंप करेगा तो कलर तो होगा। वजह क्या थी? तो हमने पढ़ा था कि भाई जब भी व्हाइट लाइट किसी कॉम्प्लेक्स पे गिरती है और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो उस व्हाइट लाइट में से पर्टिकुलर रेडिएशंस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अब जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री वो अपीयर होता है। तो भाई ये ब्लू अपीयर हो रहा है, मतलब ये रेड ऑरेंज रीजन में से क्या करना चाहिए? लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो अगर आपको रेड ऑरेंज वाला याद नहीं है लेकिन आपको इतना तो क्लियर है कि भाई इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब जब उसमें रेडिएशन पड़ेगा, लाइट पड़ेगी तो कुछ रेडिएशंस को उसको एब्जॉर्ब करना है। तो बस इतना बहुत है। अब आप अपना आंसर सेलेक्ट करो। तो देखो इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उससे क्या फर्क पड़ा है ना, वो तो फिटकरी में भी होता है, 24 होता है तो क्या फिटकरी एलम पोटाश एलम कलर थोड़ी ना होती। तो हम कहेंगे नहीं ये तो कोई रीजन नहीं। सल्फेट आयंस एब्जॉर्ब रेड लाइट, ये भी कोई रीजन नहीं है ना। देन कॉपर +2 आयंस एब्जॉर्ब ऑरेंज रेड लाइट, तो एक लाइट तो उसको एब्जॉर्ब करनी थी तो मे बी ये हो सकता है। कॉपर +2 आयंस एब्जॉर्ब ऑल कलर्स एक्सेप्ट रेड फ्रॉम द व्हाइट लाइट, तो सारे रेडिएशंस नहीं चुराता है कलर के लिए, सिर्फ एक रेडिएशन को गायब करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री अपीयर होता है। तो हम कहेंगे तो बिल्कुल ही गलत है। तो करेक्ट आंसर मिलेगा बच्चों ऑप्शन सी। नाउ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अलॉय। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? अलॉय बनाते हैं, ठीक है, इजीली बिकॉज दे हैव। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा ब्रास है, ब्रॉन्ज है, गन मेटल है ना, स्टील है, ये सब क्या है? तो हम कहेंगे ट्रांजिशन मेटल के अलॉयज है। तो अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स बनाते है ना। अलॉय मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल इजीली बनाते हैं। अगर हम ब्रास की बात करें तो कॉपर और जिंक होता है ना। पीतल जिसे बोलते हैं क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है। ब्रॉन्ज मेटल होता है ना, वो कॉपर और एसन होता है, टिन। तो हम कहेंगे भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है? एटॉमिक साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। भाई कॉपर और जिंक तो एटॉमिक साइज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वे एक लिक्विड फॉर्म से क्या बोले उसके क्रिस्टल को अगर हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और दूसरे को भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एक दूसरे के आयंस को इजीली क्या कर लेते हैं? रिप्लेस कर लेते हैं, एक दूसरे के एटम्स को इजीली रिप्लेस कर लेते हैं और मिक्सचर बना लेते हैं। तो मिक्सचर बनाएंगे, उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? अलॉय बोलेंगे। तो रीजन कि भाई इनका एटॉमिक साइज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है तो क्रिस्टल में आराम से क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बैठेगा आपका सेम एटॉमिक नंबर तो हो नहीं सकता कभी भी, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका अलॉय से कोई लेना देना नहीं है, नियरली सेम एटॉमिक साइज है ना। एटॉमिक साइज जो है बच्चों वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इज एसोसिएटेड विद हायर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट है ना। अब कैटलिस्ट है मतलब कोई भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, तो डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं हो रही, बट मैंने कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस ले लिया, केमिकल ले लिया कि वो रिएक्शन फास्ट स्पीडली क्या हो रही है? मूव हो रही है, या उसका स्पीड जो है वो ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, जो सब्सटेंस हमने यूज़ किया है स्पीड को बदलने के लिए, वो कैटलिस्ट है। अभी कह रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो बहुत अच्छे कैटलिस्ट है। आपने देखा होगा जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको मोस्टली जो कैटलिस्ट मिलता है वो निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर, जिंक है ना, ऑस्मियम, रोडियम, इस तरह के कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो हम कहेंगे हाँ मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही यूज होते हैं। क्यों? तो हम कहते हैं कि भाई क्या करते हैं वो रिएजेंट के साथ मिलके इंटरमीडिएट बना लेते हैं। लाइक हम एक एग्जाम्पल लेके समझे तो देखो, मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कॉन्टेक्ट मैथड, आपने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा बच्चों, कॉन्टेक्ट मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए आपको पहले SO3 बनाना है।
तो SO2O2 से मिलके अगर मैं कहूँ SO3 बना लो, सिंपली तो है SO2 + O2 SO3, बनेगा ही नहीं। हवा में बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं मिलता। भाई ये रिएक्शन करानी है तो मुझे एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट चाहिए, और अगर मैं कॉन्टैक्ट मेथड की बात करूं तो आई नीड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये तो मुझे चाहिए। अब ये ऐसा कर क्या लेते हैं, तो भाई SO2O2 डायरेक्ट टकराते ही नहीं, फ्रीक्वेंसी मैच होती ही नहीं कि यार डायरेक्ट स्ट्राइक कर ले और SO3 में कन्वर्ट हो जाए। अब ये तो बिल्कुल भी इससे रिएक्ट करता ही नहीं है, पसंद ही नहीं करता कि मैं इससे रिएक्ट करूं। तो ओके, होता क्या है बच्चों, SO2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड SO2 गैस को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। ओके, और ये इसको अपनी ऑक्सीजन दे देगा, तो ये बनेगा SO3 और ये हो जाएगा V2O4। ओके, तो देखो यहाँ वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 थी और यहाँ वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4, तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, 5 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी। ओके, नाउ ये SO3 तो बनी गया आपका। अब ये जो V2O4 है ये क्या करेगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन आया इसको इससे वापस रिएक्ट करके और अपने पहले वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब हुआ क्या, तो हम कहेंगे भाई एक्चुअली वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ने क्या किया, रिएजेंट के साथ इंटरमीडिएट बनाया और इंटरमीडिएट सक्सेसफुली बन गया क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, वेरिएबल है ना, स्टेबल है, 5 है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो बहुत अच्छे से कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई रीजन क्या है ना, इनकी हायर कैटालिटिक एक्टिविटी का, तो हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कैटलिस्ट से कोई लेना देना नहीं उसका, कलर ऑफ हाइड्रेट आयंस फिर कोई लेना देना नहीं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ इसकी वजह से ये इंटरमीडिएट बना लेता है। और वो इंटरमीडिएट जो है उससे इंटरमीडिएट जो है वो क्या करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो रीजन विल बी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, which of the following has maximum number of unpaired electron? तो आपके पास 4 आयंस है, Mg+2, टाइटेनियम +3, वेनेडियम +3 और Fe+2, और आपको ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों Mg+2, तो Mg+2 तो अपने आप में नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, नियॉन यानी कि हम कहेंगे भाई 2s2 2p6, यहाँ तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस ही नहीं। टाइटेनियम +3, तो बच्चों टाइटेनियम क्या था, तो हम कहेंगे एटॉमिक नंबर 22 SCTV, तो टाइटेनियम 22 नंबर पे था, एटॉमिक नंबर 22, तो आर्गन 4s2 3d2, लेकिन टाइटेनियम +3 है तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, सो दिस विल बी ओनली 3d1, तो टाइटेनियम +3 में एक अनपेयर्ड है। नाउ वेनेडियम +3, तो वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 3d3 था, तो 4s2 3d3, तो इलेक्ट्रॉन निकलते पहले 4s से, है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम 4s से बाहर करेंगे क्योंकि ये वैलेंस शेल है ना, फिर 3d3 था, तो आपको टोटल 3 रिमूव करने, तो एक तो यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, सो दिस विल बी 3d2, और Fe+2, तो बच्चों Fe का एटॉमिक नंबर 26, आर्गन 4s2 3d6, अब 3d6 में से मुझे 2 गायब करने हैं, तो मैं कहूँगी 4s2 ही गायब कर लेते हैं, 3d6 एज इट इज रहने दो। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, हियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 एंड हियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4। सो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों दैट विल बी Fe+2, इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Now, the property which is not characteristics of transition metals is, है ना, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कौन सा प्रॉपर्टी आपको नहीं लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, सोचेंगे। फर्स्ट है बच्चों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम कहेंगे हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उनका कैरेक्टर है।
सेकेंड वी हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देन फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, ये भी होता है। और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, तो नेचुरली तो रेडियो एक्टिव फॉर्म में बहुत कम, ट्रांजिशन में तो शायद ही कोई मिलेगा, तो हम कहेंगे नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये कोई कैरेक्टर नहीं है कि दे आर नेचुरली रेडियो एक्टिव। वो आपको मिलेगा किसमें? एक्टिनॉइड्स में। लैंथेनॉइड्स में भी आपको एक आधा ही मिलेगा, है ना। एक्टिनॉइड्स जो है वो सारे क्या है? मैनमेड से, और मोस्टली उनमें मैनमेड है और रेडियो एक्टिव है, तो हम कहेंगे नहीं, ये ऑप्शन जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैरेक्टर को शो नहीं करता। नाउ थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों उसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर KMnO4 टू बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई KMnO4 है, इसको आपको क्या करना है? एज एन ऑक्सीडेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडेंट यूज करना। कर लो, KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमने तो पढ़ा भी है कि KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम लेते हैं, है ना बच्चों, तो अगर आप एसिडिक मीडियम लेते हैं तो KMnO4 Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्लाइटली एल्केलाइन या न्यूट्रल मीडियम भी अगर आप रखते हैं तो KMnO4 जो है वो MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि KMnO4 Mn+2 में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ओके। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, सॉरी 4 है, MnO2 है ना, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 4। तो 7 से 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने की? 4 की कमी आ गई। मतलब यहाँ पे ये बेसिक मीडियम ले लूँ मैं तो ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, ओके। तो सेल्फ रिडक्शन मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन। तो KMnO4 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक हो, दोनों में काम कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर KMnO4 टू बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जितना हमें पता था उतना तो हमने लिख दिया, अब मुझे गलत स्टेटमेंट बताना है कि भाई KMnO4 को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले रहे हो, तो क्या स्टेटमेंट गलत है? तो देखो एसिडिक मीडियम में ही कह रहा है HCl काम में ले लो, मीडियम देने के लिए HCl काम में ले लो, तो हम कहेंगे नहीं ऐसे कैसे? अगर मैं इसके साथ HCl को काम में ले लूंगी तो बच्चों KMnO4 क्या करेगा? इसके Cl- को ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में, इसको तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा देखेगा ये मीडियम है, ये सोचेगा मीडियम क्या, ये रहा Cl-, इससे इलेक्ट्रॉन छुड़वा लो, मैं तो ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं HCl को एज अ मीडियम यूज नहीं कर सकती। क्या लिखा है इसने? HCl कैन नॉट बी यूज बिकॉज सम KMnO4 इज कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। बिल्कुल, ये तो उससे रिएक्ट कर जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट को तो बाद में देखेगा, तो हम कहेंगे नहीं, ये तो स्टेटमेंट सही कह रहा है, इसको काम में नहीं ले सकते। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड फॉर द अबव पर्पज because it itself acts as a self-oxidizing agent and will react with reducing agent। भाई अगर मैं मीडियम प्रोवाइड करने के लिए ये H- देने के लिए नाइट्रिक एसिड ले लूँ तब भी गड़बड़ है। अगर मैं इसको H+ आयन देने के लिए नाइट्रिक एसिड ले लेती हूँ बच्चों, तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? वो तो खुद ही अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नाइट्रिक एसिड और पहले आ जाएगा, लो कौन है? रिड्यूसिंग, पकड़ो पकड़ो, मैं ही रिएक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे तो KMnO4 ऑक्सीडेंट लेना है और सामने वाला रिडक्टेंट लेना है, बीच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बीच में मुझे कोई मीडियम दे दें एसिडिक तो मैं कहूँगी चले। तो ये मना कर, अभी HCl मत लेना और नाइट्रिक एसिड तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो तो खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करने लग जाएगा, तो मैं कहूँगी ठीक है भाई इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम 158, क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है ना, 7 से 4 हो रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो KMnO4 का मोलर मास तो 158 है ना, लेकिन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 7 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 3। तो यहाँ 158/3 होता तो ये सही होता, अदरवाइज ये तो सही नहीं था। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज 3। तो एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड की? 5। 3 कैसे है?
तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट ही सर्च करना था। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। बात समझ में आई? एसिडिक मीडियम में से 5 इलेक्ट्रॉन यूज किए, आपने तो 3 कर दिया, तो गलत हो गया। ठीक है, अब दो आंसर इनकरेक्ट निकल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको 158/3 कर दिया, तो ये वापस सही हो गया। यहाँ हो गई हमारी प्रॉब्लम्स कंप्लीट, चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, इनको आप करेंगे बच्चों तो आपको डी एफ ब्लॉक में हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।